एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज 9 सितंबर है, थोड़ा लेट हूँ, सॉरी। अब एग्जैक्टली यहाँ पर जो बात है ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी हुई है और इस नोटिस को देखना और इसके बारे में समझना बड़ा ज़रूरी हो गया था। ये जो नोटिस है दोस्तों, ये एक बड़ी ख़तरनाक नोटिस है, ख़ास तौर से जो ऑनलाइन टीचर होते हैं ना, जैसे कि जो यूट्यूबर हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उनके लिए, ख़ास तौर से जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे टीचर हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही गंभीर नोटिस है। इस नोटिस में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, आईटी सेक्शन के अंतर्गत स्टाफ सिलेक्शन एसएससी के द्वारा नोटिस जारी की गई है। वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। अब देखो, बात यहाँ पर ये की जा रही है कि यहाँ पर जो बैन लगाया गया है वो हेल्ड एग्जामिनेशन पर भी लगाया गया है, यानी कि जो पुराने पेपर हो चुके हैं उन पर भी डिस्कशन किया नहीं जा सकता है। अब देखो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं जिनकी आंसर की जारी की जा चुकी है एसएससी के द्वारा, वो तो पब्लिक है ना, तो उस पर डिस्कशन करने से क्या दिक्कत है, लेकिन उस पर भी बैन किया गया। दूसरी बात ये, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि जब परीक्षाएं चल रही हों तो उस दौरान फिलहाल क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो अगली शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं उनको आइडिया लग जाता है, थोड़ा सा फ़ायदा उनको मिल जाता है। तो जब एग्ज़ाम चल रहा हो, जैसे मान लेते हैं कि कोई परीक्षा चल रही है एक निश्चित तारीख तक, 1 से लेकर 5 के बीच में, और कई शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उस कंडीशन में जब शिफ्ट वाइज एनालिसिस लोग करते हैं, मतलब परीक्षा का पहला शिफ्ट हुआ, उसके बाद उसका एनालिसिस कर लिया, सेकेंड शिफ्ट हुआ, कर लिया, तो इसका फ़ायदा ना थोड़ा बहुत तो जो अगली शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं उनको मिलता है, तो उस पर तो बैन होना चाहिए। लेकिन जो परीक्षाएं हो चुकी हैं जिनकी आंसर की एसएससी ने खुद जारी कर दी है, मान लेते हैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है और पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है और पिछले साल की जो आंसर की है, दोनों आ चुकी है, तो भाई वो तो पब्लिक आपने करी है, अब उसको पढ़ाने में क्या दिक्कत है। फिलहाल यहाँ पर 3 सेक्शन के अंतर्गत जो है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 यानी कि पीईए एक्ट 2024 के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर कहा है, सेक्शन 3 अनफेयर मीन्स, सेक्शन 9 नेचर ऑफ ऑफेंसेज और सेक्शन 10 इसमें क्या पेनाल्टीज हो सकती है। अकॉर्डिंगली कहा यह जा रहा है कि ऑल कंटेंट क्रिएटर, जो लोग भी यूट्यूब वगैरह पर पढ़ाते हैं, जो कंटेंट बनाते हैं सोशल मीडिया पर, जो प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, वो भी, उनको यहाँ पर चेतावनी दी जाती है कि ऐसी किसी गतिविधि में शामिल ना हो, नॉट टू इंडल्ज इन डिस्कशन एनालिसिस और डिसेमिनेशन ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। तो एसएससी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर हैं उस पर इस प्रकार का कोई भी डिस्कशन एनालिसिस या फिर लास्ट जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनका डिसेमिनेशन करके, वो मतलब ये जो इस प्रकार की गतिविधियां हैं उसमें शामिल ना हो। एनी वायलेशन विल इनवाइट स्ट्रिक्ट पैनल एक्शन अंडर द एबव प्रोविजन ऑफ द पीई एक्ट 2024। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, देखा जाए तो जो परीक्षाएं हो चुकी हैं और जिसके लिए क्वेश्चन पेपर और जो आंसर कीज हैं एसएससी पब्लिश कर चुका है, उस पर बैन लगाना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता है। मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि परीक्षा के दौरान परीक्षा को प्रभावित करता है, तो उस पर तो जितना हो सके उतना, यानी कि जो इस प्रकार की गतिविधियां हैं जिससे जो है कॉपी नकल को बढ़ावा मिलता है, उसको तो पूर्णतया बैन करना चाहिए। लेकिन एक बिंदु जो जिस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ वो है हेल्ड एग्जामिनेशन। जो परीक्षाएं विगत वर्षों में हो चुकी हैं उस पर डिस्कशन करने में क्या दिक्कत है। फिलहाल ये नोटिस जारी कर दी गई है और इस नोटिस के तहत अब एसएससी की किसी भी परीक्षा का कोई भी एनालिसिस डिस्कशन पेपर में क्या आया, क्या गया, कैसे पेपर आ रहे हैं, इस पर कोई भी चर्चा कोई कर नहीं सकता। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारे जो अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग भी इस नोटिस में कुछ बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ख़ास तौर से ये कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस में न लाया जाना, ये थोड़ा सा ना अव्यवहारिक लग रहा है। बाकी मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं होना चाहिए, इसका तो मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन पिछले साल अगर ना किया जाए तो फिर पता कैसे चलेगा बच्चों को कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एनीवे, ये नोटिस आप देख लेना
और आज के अखबारों में भी ये खबर आई हुई है, सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्रों की विषय वस्तु के विश्लेषण पर होगी कार्रवाई। तो एसएससी के द्वारा पीईए एक्ट 2024 का हवाला देते हुए ये चेतावनी जारी की गई है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिस में आपको अपने फेसबुक पेज, अच्छा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का फेसबुक पेज भी है, आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, आज मैं आपको लिंक दे दूंगा। पुराना पेज है लेकिन कभी मैंने चर्चा नहीं की और बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाए हैं। खैर उसको लाइक कर लेना, वहाँ पर मैं ये नोटिस आपको चिपका दूंगा, तो वहाँ पर जाके देख लेना। ये जो मूल नोटिस है इसको देख लेना और न्यूज़ भी मैं आपको वहीं पर लगा दूंगा। तो जो बातें मैंने कही हैं वही चीज़ें यहाँ पर हैं कि परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की विषय वस्तु पर सोशल मीडिया पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार कर रहे हैं जो भी लोग इस प्रकार की गतिविधियों में हैं, तो सार्वजनिक परीक्षा निवारण अधिनियम 2024 के प्रावधानों के तहत ऐसी सभी गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। और बाकी ये कहा जा रहा है कि 2024 की धारा 3 के तहत प्रश्नपत्रों, उत्तर कुंजियों या उसके किसी भाग के बिना प्राधिकार के लीक, प्रकटीकरण, पहुंच, कब्जे या प्रसार पर प्रतिबंध है। ऐसा करने पर इसे अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें तो मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पहला तो ये कि अगर परीक्षा ऑनगोइंग है, अगर एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, ऑनगोइंग का मतलब अगर परीक्षा चल रही है, ठीक है, तो उस दौरान किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं। लेकिन जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं, उस पर बैन लगाना थोड़ा सा अव्यवहारिक लगता है। हालांकि आने वाले दिनों में डेफिनेटली कुछ न कुछ नई चीज़ें यहाँ पर बदलेंगी। और अंत में एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नोटिस है ये एसएससी के रिगार्डिंग है, बाकी परीक्षाओं के संदर्भ में नहीं है। एसएससी ने ये बात यहाँ पर कही है। हालांकि जो एक्ट लाया गया था पीई एक्ट 2024, मुख्य रूप से यह यूपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, एसएससी की जो परीक्षाएं हैं, एनटीए की जो परीक्षाएं हैं जिसमें सीयूईटी वगैरह, यूजीसी नेट वगैरह आता है, तो इन परीक्षाओं पर साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परीक्षाएं हैं उस पर बैन लगाता है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि आगे चलकर ज़रूरत हुई तो ये लिस्ट बढ़ाई भी जा सकती है। फिलहाल एसएससी की इस नोटिस से एसएससी की तैयारी कर रहे बच्चों में और जो एसएससी के टीचर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ पर ये जो नोटिस जारी हुई है इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की जा रही है और बहुत सारे लोग काफ़ी डरे हुए भी हैं, बच्चे भी परेशान हैं कि अगर ये चीज़ें, अगर क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस नहीं कर सकते तो फिर तो उनके लिए भी दिक्कत होगी कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। आपको ये भी पता है कि वर्तमान समय में जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो भी ऑनलाइन ही आपको पढ़ा रही हैं। तो अगर ये सब चीज़ें रुक रही हैं, मतलब मैं फिर से कर रहा हूँ ना कि अगर परीक्षा के दौरान नहीं होना चाहिए, लेकिन परीक्षा के बाद जब आप यानी कि एसएससी आंसर की जारी कर देती है, यानी कि जब परीक्षा हो चुकी है और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उसके बाद डिस्कस करने में क्या दिक्कत है। खैर जो कुछ भी है थोड़ा सा इस पर समय लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती के बारे में, एलटी के बारे में और यूपीटीटी के बारे में जो नोटिस जारी हुई थी तो उसमें बताया गया था कि जो परीक्षाएं हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रवक्ता की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को है। इसके अलावा देखा जाए तो 18 और 19 दिसंबर को आपकी यूपीटीजीटी की परीक्षा है, 29 और 30 जनवरी को यूपीटीटी की परीक्षा है। तो ये कहा गया है ना कि इस दौरान जो जहाँ पर सेंटर होंगे और जहाँ पर सेंटर नहीं भी होंगे, यानी कि पूर्णतया इन दिनों पर छुट्टी अवकाश रहेगा ताकि सड़कों पर भीड़ भाड़ ना हो और परीक्षा जो है वो थोड़ा सा नियंत्रित तरीके से करवाई जा सके। तो उसी के बारे में नोटिस है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी है कि अभी फ़िलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं टीटी की अनिवार्यता पर, टेट की अनिवार्यता पर जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद यूपीटीटी पहली बार आयोजित होने जा रही है और ये परीक्षा 29 और 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीटीटी की परीक्षा कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं होती है, कोई भी परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा नहीं होती है। सारी परीक्षाएं आपकी क्षमताओं को देखते हुए उस लिए ही तैयार की जाती हैं। तो यूपीटीटी हो, सीटीईटी हो या फिर जीवन की कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा से हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा जाए ना तो इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टीटी की अनिवार्यता से परेशान शिक्षक ने एक बहुत ही गलत काम कर दिया ना। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आने वाला समय जो होता ना, कभी कभी ये भी होता ना कि अच्छी एक मतलब बात होती है ना कि समस्याएं जो है अपना रूप बदलती रहती हैं। कल तक जो समस्या नहीं होती है आज वो आपके सामने होती है, तो क्या गारंटी कि कल वो फिर आपके सामने रहेगी। हो सकता है समस्या ही हट जाए।
इंसान का नेचर और फिर प्रकृति का नेचर ये तो पल पल बदलता रहता है। तो इस प्रकार मतलब घबरा कर ऐसे कदम उठा लेना, कहा जाता है ना कि दिस टाइप ऑफ एक्ट इज़ द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ ए टेम्परेरी प्रॉब्लम। समस्याएं अस्थायी होती हैं लेकिन जीवन आपका अस्थायी है। तो जीवन जो है, हालांकि जीवन भी अस्थायी नहीं है, लेकिन जीवन जब तक है तब तक एक उम्मीद तो है। तो ऐसा कुछ करना नहीं था और टेट से घबराए हुए थे। फिलहाल इनको जो है ये लग रहा था कि मैं टीईटी नहीं दे सकता। अगर टीईटी नहीं दे सकते दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं जो कि टीईटी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों पर कोर्ट में विचार होगा, सरकार विचार करेगी। ऐसा नहीं है कि लोगों को बस कहेंगे कि भैया बाहर ही हो जाओ, आप लोग बिल्कुल एलिजिबल ही नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक होता है ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो 5 साल से कम के लोग हैं उनको तो छूट दे दी गई टेट से, तो आपको भी छूट मिल जाती। लेकिन जब जीवन है तो इस प्रकार के कदम काहे उठा रहे हैं लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और दोस्तों मुझे लग रहा है ना कि टेट के लिए और अगले जनवरी में परीक्षा होगी, तो टेट के लिए आपकी क्लासेस में लेना स्टार्ट करता हूँ ताकि जो लोग इतने घबराए हुए हैं उनको थोड़ा सा राहत मिल सके। और टीईटी के लिए बहुत कठिन परीक्षा नहीं है। 2011 से लेकर 2018 तक मैं टेट को ही पढ़ाता था, तो टीईटी का तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। और टेट परीक्षा को मैं गारंटी देता हूँ कि 2 से ढाई महीने पढ़ लो। 150 नंबर की जो परीक्षा है इसमें बहुत आसानी से आप 120 ला सकते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं है। बहुत ही सरल तरीके की परीक्षा होती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, बस वो आपको रट लेनी है। अगर आपको रटना भी नहीं आता उसके लिए भी ट्रिक है। कहते हैं रिवीजन इज़ द प्रोसेस टू रिमेंबर एवरीथिंग। बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। तो बस यही करना है। अच्छा, टीईटी के लिए अगर इस चैनल पर पढ़ाया जाए तो कितने लोग पढ़ने आएंगे ज़रा बताना मुझे। हालांकि मुझे लगता है कि संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी मेरे जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसमें तो भाई बहुत बच्चे आते थे। अभी काफ़ी टाइम से मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, हो सकता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम हो जाएं, लेकिन फिर भी जो लोग घबराए हुए हैं ना उनको मैं सांत्वना देता हूँ कि वो बिल्कुल ना घबराएं। 2 से ढाई महीने में आपको पढ़ाऊँगा और आपकी जो टीईटी है वो क्लियर हो जाएगी, बशर्ते कि जो मैं बताऊँ और जितना मैं आपको पढ़ाऊँ उतना आप रट लेना बस। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस है, करंट अफेयर है जिसका बहुत लंबा दायरा है। बहुत ही सिंपल है। पहला पेपर जो कि पेडागाजी से संबंधित होता है, दूसरा पेपर ये आपका भाषा से संबंधित होता है, हिंदी अंग्रेजी, सरल है, इसका भी लिमिटेड सिलेबस है। तीसरा जो सेक्शन, पेपर नहीं होता सेक्शन होता है, ठीक है, सेक्शन होता है। तीसरा सेक्शन आपके विषय से रहता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अगर 1 to 5 के बारे में, अगर आप 6 to 8 के बारे में। 1 to 5 में तो यहाँ पर विषय भी नहीं होता है, यहाँ पर सब चीज़ें जो है मिक्स रूप से दी जाती हैं। तो सिलेबस ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान सा सिलेबस है। 150 नंबर की परीक्षा होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बहुत सारी सुविधाएं हैं आपको। 90 नंबर पर आपका पासिंग होता है। 90 नंबर लाना बहुत हलवा है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि जो मतलब चीज़ें हैं उसको आप ठीक से समझ लें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ज़रूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ना है वो तो ज़रूरी है कि उसे आप जानें, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, जैसे कि पूरा दिन बिताने के लिए क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये ज़रूरी है। जो नहीं करना है उसे आप छोड़ दीजिए, बाकी समय आप जो करना है उसमें दीजिए, आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो सफलता का रेट भी बढ़ जाएगा। खैर, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा लीक से हट के काफ़ी बातें बता रहा हूँ और न्यूज़पेपर में जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं उसको भी करते हैं कवर, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पात्रता परीक्षा में। तो ये लोग ऐसे हैं जो 50,000 लोग हैं ना, जैसे कि किन्हीं कारण से, जैसे कुछ लोग जो हैं वो इंटर पास हैं, तब जो बीटीसी होती थी वो इंटर पास ली होती थी, इंटर पास करके आ गए थे बीटीसी करके, तो अब फिलहाल जो एलिजिबिलिटी है वो स्नातक कर दी गई है। तो ऐसे लोग घबराए हुए हैं, सरकार विचार करेगी भाई, काहे परेशान हो आप लोग, ठीक है। जो लोग भी पात्र नहीं हैं उन पर विचार किया जाएगा, तो ऐसे लोगों को घबराना नहीं है। कुछ लोग जो मृतक आश्रित में आए हैं तो उनके लिए भी है, जो लोग डीपीएड हैं वो लोग टीटी नहीं दे सकते उनके लिए भी है, और जो लोग बीपीएड हैं वो लोग भी टीटी नहीं दे सकते तो उनके लिए। तो इसमें तो बात अभी बनेगी ना आगे जब आप लोग अपनी समस्याओं को रखोगे तो समस्या का समाधान होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तानाशाही है कि भैया आप एलिजिबल नहीं हो बाहर हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो। राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों को अगले साल मिलेंगे 10,237 शिक्षक। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी बात की जा रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए 3 फॉर्म निकाल दिए गए। एग्जैक्टली यूपीपीएससी, मैं क्या लिख रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एससी दिमाग में आ रहा है।
तो यूपीपीएससी के द्वारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LT ग्रेड का, GIC प्रवक्ता का और GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जो है ये निकाला गया है। तीनों को जोड़ के देखा जाए तो 10,237 पद हो गए हैं और इस पर अब भर्ती है। तो पता है आपको कि सितंबर का महीना चल रहा है, 10 दिन बीत चुका है, अब आपके पास समय कितना बचा हुआ है? तो इस साल तो नहीं, अब 2026 में ये भर्ती पूरी हो पाएगी, ठीक है। और इन तीनों भर्तियों में आप देख रहे हैं ना कि एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? आपका सब्जेक्ट वो तो आपको पढ़ना है और साथ ही साथ GS, ये चीज़ें कॉमन है। GS की क्लासेज आपकी जो है पेट की वजह से रुकी हुई थी और अब पेट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, तो अब आपकी क्लासेज जो है रिज्यूम की जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट और थियरी दोनों पढ़ाई जाएगी और ज़्यादा सिलेबस नहीं, चिंता मत करना। आपको यूपीपीसीएस का सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है कि बहुत डीप में जाना है, बस आपको कवर कर लेना है कि क्या है आपके सिलेबस में, ताकि आप समझ सकें कि इतिहास ये कैसे है, क्या है, भूगोल कैसे है, क्या है। साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि आपका इन्वायरमेंट हो गया और जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था हो गई, अर्थशास्त्र के अंतर्गत, पॉलिटी के अंतर्गत क्या है, तो सब चीज़ें ना बहुत ही कम हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। आपको पीसीएस लेवल से घुस के बहुत डीप में नहीं जाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि LT ग्रेड के बारे में बात करें तो LT ग्रेड में आपका जो GS है वो 30 प्रश्न होगा और साथ ही साथ जो आपका GDC है इसमें भी इतने ही हैं, 30 ही प्रश्न हैं। हाँ, थोड़ा सा GIC में 40 प्रश्न होंगे। तो इसमें भी देखा जाए ना तो आपका जो करंट है, ये करंट ही लगभग LT में भी 10 प्रश्न, GDC में भी 10 प्रश्न 1/3 और GIC में भी लगभग 10 से 12 प्रश्न, यानी कि 1/3 तो आपका करंट अफेयर ही ले जा रहा है। तो 1/3 करंट अफेयर, यानी करंट अफेयर पर फोकस कर लिया जाए तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब करंट के लिए मैंने आपके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि ये परीक्षा देखो अभी दिसंबर जनवरी में हो पाएगी, तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पर्याप्त होगा, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, जनवरी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करिए, जनवरी 2025 से स्टार्ट करिए और जब तक आपकी परीक्षा हो रही है उसके 2 महीने पहले तक का करंट आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अभी एग्जाम डेट तो आया नहीं है, तो जनवरी से लेकर एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक तो मैंने क्या किया है कि आपके लिए करंट अफेयर का एक पैकेज तैयार कर दिया है। जनवरी से लेकर जून तक ये 6 महीने का पहला पार्ट होगा। इसके बाद हर 2 महीने पर मैं आपको बुकलेट बना के देता रहूँगा, ठीक है। करंट आपका बिल्कुल चुटकियों में तैयार हो जाएगा। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले जो आपको मिलती हैं ना कि मार्केट में किताबें, वो किताबें मिल तो जाती हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान देना कि वो किताबें एक तो बड़ी मोटी मोटी होती हैं, दूसरी बात इतने सारे फैक्ट आप 1 महीने में कंठस्थ याद नहीं कर पाओगे। तो उन किताबों का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आपको पहले बेस पता होंगे, जो बेसिक्स होंगे वो पता रहेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये जो PDF तैयार किया है ये अपरिहार्य है, ये PDF अपरिहार्य है, ठीक है। तो पहला पार्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, नहीं किए हैं, और पढ़ना स्टार्ट करिए। पर डे 1 आवर ये आप करंट अफेयर को दीजिए शुरू में, यानी कि सुबह आप पढ़िए अपने ब्रेकफास्ट से पहले 30 मिनट ओनली, और डिनर से पहले या डिनर के बाद 30 मिनट ओनली। ये 60 मिनट जो आप देंगे करंट अफेयर पर, आप देख लेना फ़र्क क्या नज़र आता है, ठीक है। तो ये PDF ले लेना जिनको भी, और देखो कीमत पे मत जाओ भाई, ठीक है। 10, 20, 50, 100 रुपये देना पड़ता है किसी को, तो उसके लिए आप घबराओ मत। 10, 20, 50, 100 रुपये में तो आप एक जगह की यात्रा भी नहीं कर सकते, कितनी वैल्यू है। और ये भी सोचना कि इसकी तुलना में आपका करियर कितना मूल्यवान है, तो कहाँ पर पैसा लगाना है ये समझो ना। ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको कई करोड़ गुना होकर मिल सकता है, आपका सिलेक्शन हो गया तो ये बात समझिए आप, ठीक है। और अनारक्षित से अधिक, ये मैंने जो चीज़ बताई थी इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, आपको पता ही है कि विज्ञापन संख्या 51 में, यानी कि बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग विज्ञापन संख्या 51 UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं रिजल्ट जारी हो चुकी है, कट ऑफ भी आई थी। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जनरल की कट ऑफ जो है वो EWS से कम है और OBC से भी कम है, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ EWS आरक्षित वर्ग, OBC आरक्षित वर्ग। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको EWS कैटेगरी में रखा जाता है, और OBC तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर OBC की कट ऑफ और EWS कट ऑफ जनरल से ज़्यादा क्यों जा रही है, इस पर जो है बहस चल रही है। और इस पर एग्जैक्ट जो फार्मूला है, देखो मुझे अब तक ये पता था, जैसे कि मान लेते हैं कोई UPPSC की परीक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा यह जाता था कि मान लेते हैं एक OBC कैंडिडेट आता है, तो
अगर उसकी उम्र 41 साल है, ठीक है, तो उसको लाभ मिल गया, किसका, एज का लाभ मिल गया। क्योंकि जनरल के लिए जो एज लिमिट है, जनरल की जो एज होती है ये 21 से 40 होती है, ओबीसी की जो एज होती है वो 21 से 45 होती है, ठीक है, 21 से 45 होती है। तो ठीक है, यहाँ पर 41 साल का ओबीसी कैंडिडेट है, अगर वो आया फील्ड में तो उसे सिर्फ ओबीसी का ही लाभ दिया जा रहा है, ठीक है, ये बात कही जा रही है। लेकिन आरक्षित का मतलब क्या होता है ये भी तो क्लियर करना चाहिए। पहले तो ये कहा गया था कि जो 41 साल का हो गया वो अनारक्षित में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो 41 का है, और आरक्षित की जो शर्त है वो 40 साल है। चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन यूपीएचईएससी में जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, नो फॉर ऑल, नो अपर एज लिमिट फॉर ऑल। यहाँ पर कोई भी अपर उम्र सीमा ही नहीं है, जो उच्चतम उम्र सीमा होती है तय ही नहीं है। मिनिमम 21 है, अधिकतम 62 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ओबीसी की कट ऑफ है जो ऊपर गई है, ये किन कंडीशन में गई है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी पता है कि पहले जो लिस्ट बनती थी ओबीसी की और जनरल की, तो जो लोग एक टॉप मतलब एक अच्छे खासे मेरिट के ऊपर रहते थे, ओबीसी हो, एससी हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, वो आते थे आरक्षित में। इसके बाद जो लिस्ट थी वो बनाई जाती थी। तो किस प्रकार से लिस्ट बन रही है इस पर फिलहाल अब बहस चल रही है, ठीक है। अब काफ़ी बातें हैं, इस पर चर्चा फिर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है ना, मुझे थोड़ा छोटा करना है इसे, ठीक है। और हाँ, ये जो बेवकूफ़ी लोग कर रहे हैं तो मुझे बहुत सहानुभूति है इन लोगों से, लेकिन ये कहूँगा कि गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। और हमेशा जो है ना रास्ता निकलता है, परेशानी कितनी बड़ी हो। अब नेपाल में जो नेपाल ने किया है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, तो खुद भुगत रहा है ना, वहाँ के लोग ही उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक वगैरह बहुत सारी चीज़ें बैन हो गई हैं। फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप और एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, अरे क्या क्या बैन कर दिए भाई। वहाँ तो जीवन को आप लेके चले गए 90 के पहले वाले में। और बच्चे जो हैं वहाँ के जो जेन जेड हैं, जेन जेड मतलब समझ रहे हैं, जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है, तो जेन जेड वाले वहाँ पर पागल हुए पड़े हैं। और सरकार को भी समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि चीन में बैन है, तो चीन में उनका अपना है ना, जैसे कि वहाँ पर व्हाट्सअप नहीं है तो वहाँ पर वीचैट चलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप बना लेते, जैसे कि अगर आपने व्हाट्सअप बैन किया तो उसका भी ऑप्शन ले आओ, यूट्यूब बैन कर रहे हैं उसका भी ऑप्शन ले आओ। आप अपने घर में दाल चावल रोटी सब्जी बैन कर रहे हो तो खाओगे क्या, पहले ये तो समझो, पहले उसकी व्यवस्था कर लो फिर बैन कर लेना। लेकिन कौन समझाए इन लोगों को, कभी कभी तो जो पावर होती है ना वो ऐसे हाथों में चली जाती है जो कि मतलब एक आम सामान्य लोगों से भी कम बुद्धि रखते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने वाले एकल पीठ के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। मामला जो राजस्थान हाईकोर्ट का है, यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 हुई थी, तो पेपर लीक और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संलिप्तता के आरोपों के कारण जो परीक्षा रद्द हुई थी, तो उस पर यह आदेश आया है। नेक्स्ट है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ की ओर से आप देख पा रहे हैं कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों और उच्चीकृत केजीबीवी में निम्नवत पदों पर 11 माह 29 दिन की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। अंशकाली शिक्षिका का पद है, सहायक रसोइया, चपरासी चौकीदार का पद है। तो शिक्षक जैसा तो कोई पद है नहीं और ठीक ठाक यहाँ पर सैलरी भी नहीं है। अंशकाली शिक्षिका जो सारी शिक्षा की होगी उसको दिया जाएगा कितना, 12,790 रुपया। इतने में काम कहाँ चलता है। नेक्स्ट है आपका सभी निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया की होगी जांच। ये काम बढ़िया किया गया है सरकार के द्वारा। जो भी निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कॉलेज हैं उसमें मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। ऐसा बहुत दिनों से मतलब चल रहा है, कुछ अवैध काम चल रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। ये काम सराहनीय है, मैं इस पर सीएम का समर्थन करता हूँ। मुख्य सेविकाओं की तैनाती के विकल्प में भी किया गया खेल, तो ये खबर तो वाकई घबराने वाली है। इसमें क्या हुआ कि कुछ जिले गायब कर दिए गए, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, गाजियाबाद, फतेहपुर, मऊ, इनके नाम गायब कर दिए गए हैं। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले से ही मतलब किसकी नियुक्ति की जाएगी ये तैयारी पहले ही कर ली गई है। इसीलिए यहाँ पर जो प्रमोशन करना था, जिसके बाद मुख्य सेवकाओं के पद खाली होते, वो प्रमोशन नहीं किया गया। वहाँ पर अभी रिक्तियाँ जो हैं उसको शून्य रखा गया है, बाद में यहाँ पर रखे जाएंगे। तो ऐसा जो कुछ किया जा रहा है ये बिल्कुल जो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब यूपी बोर्ड में जो शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं सभी की ऑनलाइन हाजिरी लगने वाली है और ये व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, पीटी में साल भर का सरगना, डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार, मतलब बाज नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए ये बाज आने वाले हैं नहीं।
और CBSE निजी छात्रों के लिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उनके लिए 10वीं और 12वीं की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है आज से स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट 30 सितंबर है। लेट पेमेंट के साथ आवेदन जो है 3 से 11 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। तो आज सेशन थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि आप लोग अभी तक बने हुए हैं। अगर अभी तक हैं दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना, और इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जहां पर इस प्रकार के संबंधित लोग हैं, उनमें आप शेयर कर दिया करें। आपका एहसान और आभार, धन्यवाद।